सब्सक्राइब कीजिए चैनल में विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इसमें समझेंगे कि सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, सेंट्रॉइड को किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनके लिए सीजी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो अर्थ है वो बॉडी के पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है। कोई भी बॉडी होती है वो कई सारे पार्टिकल्स से बनी होती है और अर्थ उन सभी पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उन सभी पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है और अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इन फोर्सेस को एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स से हम रिप्लेस कर सकते हैं और जो ये इक्विवेलेंट फोर्स होगी वो बॉडी के वेट के बराबर होती है और एक सिंगल पॉइंट से होकर जाती है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होती है। इसी पॉइंट को उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। हर बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो अलग अलग होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम शॉर्ट में सीओजी या सीजी से डिनोट करते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक फिगर की हेल्प से हम डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास एक ये बॉडी है और इस बॉडी में कई सारे पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स को जो सेंटर ऑफ अर्थ है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है और इन सभी पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस पूरी बॉडी को हम एक्स एंड वाई एक्सिस में डिनोट कर देते हैं और इन पार्टिकल्स का जो वेट है वो mg होगा, W=mg। अब यहाँ पर हमें पता है कि अर्थ का जो साइज है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कंपेयर में जो अर्थ की सरफेस पर कोई भी बॉडी होगी उसका जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो हमें मान लेते हैं कि जो ये फोर्स लाइंस हैं ये एक सेंटर में होने की बजाय अगर हम देखेंगे तो आपस में पैरेलल फोर्सेस की तरह ये वर्क करेंगी, क्योंकि एक तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा रहेगी सेंटर ऑफ अर्थ और बॉडी के बीच में, और जो साइज कंपैरिजन है अर्थ का और उस पर्टिकुलर बॉडी का वो भी बहुत ज्यादा है। तो जो फोर्स लाइन है उनको मान लेते हैं कि वो एक पैरेलल फोर्स लाइन के रूप में वर्क कर रही है। यहाँ कई सारे पार्टिकल्स हैं और इन सभी का जो वेट है वो नीचे की तरफ mg लगा हुआ है और आपस में जितनी फोर्स लाइन है वो पैरेलल है। अब इन फोर्स लाइंस को हम क्या करते हैं, एक सिंगल फोर्स से डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये जो होगा ये पूरी बॉडी का वेट होगा, यानी ये mg जो है वो होल वेट ऑफ द बॉडी है और ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करेगा वही क्या होगा, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने करा क्या कि हमने देखा कि सेंटर ऑफ अर्थ से अट्रैक्ट हो रही हैं बॉडी के पार्टिकल्स, लेकिन डिस्टेंस और अर्थ के साइज के कंप्रेशन की वजह से ये जो पार्टिकल्स की जो वेट है उनकी जो फोर्स लाइन है वो आपस में पैरेलल फोर्स की तरह वर्क करेंगी और इनको हम हटाकर एक कॉमन फोर्स से रिप्लेस कर दें तो वो जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा और ये जो वेट होगा वो पूरी बॉडी का वेट होगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन ये निकलती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जिससे उस बॉडी का होल वेट, उसका जो पूरा का पूरा वेट है उस पर एक पॉइंट लोड की तरह वर्क करे। अब है क्या, कई सारे पार्टिकल्स हैं लेकिन हम इन सभी को हटा के एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं और उस पर होल वेट मानते हैं कि बॉडी का एक्ट कर रहा है। तो यहां से डेफिनेशन हमें मिल गई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट है जिस पर उस पूरी बॉडी का जो वेट है वो एक पॉइंट लोड की तरह वर्क करे, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। अब यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उतनी ही इक्वल फोर्स को अप्लाई करें तो उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ला सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रॉड है, इसके सेंटर में यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी का पॉइंट है, इसके अपोजिट उतनी ही फोर्स हम अप्लाई करें जितना बॉडी के वेट के बराबर है और उसी पॉइंट पर अप्लाई करें तो इस सिलेंडर को हम बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाना है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर आपको उस बॉडी के वेट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है वो उस बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और उसके आउटसाइड भी हो सकता है। आउटसाइड के लिए जैसे कि ये रिंग है तो रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो उसके सेंटर में होगा, लेकिन ये बॉडी के क्या है, आउटसाइड है।
ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो बॉडी के अंदर ही हो, वो उसके आउटसाइड भी हो सकता है। और लास्ट है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज करता है, यानी अगर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो उसके हिसाब से बॉडी का जो सीओजी पॉइंट है वो भी चेंज होता रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस है क्या? देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये किसी भी मूविंग बॉडी का बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है कि वो ग्रेविटी के अंदर किस तरह से वर्क करेगी। इसके साथ साथ जितने भी हमारे स्टैटिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि बिल्डिंग का डिजाइन, ब्रिज का डिजाइन या डैम का डिजाइन है, उसमें भी हमें सीजी पॉइंट का ध्यान रखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उनका डिजाइन करते हैं। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो स्टेबिलिटी है किसी बॉडी की, वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। किसी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो उस पर्टिकुलर बॉडी का जो बेस होगा, जो उसका आधार है, उसकी चौड़ाई कितनी है, पहला ये फैक्टर। और सेकंड फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी ऊंचाई पर है, ज्यादा ऊंचाई पर है या कम ऊंचाई पर है। अब एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक स्कूल बस आपको दिख रही है और उसी के बगल में एक जीप आपको दिख रही है। अब इनकी बेस की बात करें तो बस का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है और जो जीप का बेस होता है वो कम चौड़ा होता है। अगर ये दोनों व्हीकल मूविंग कंडीशन में है और बाई चांस इनमें पलटने की कंडीशन आ जाती है, टॉपलिंग की कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में बस के पलटने के चांसेस कम होंगे और जीप के पलटने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो बस का बेस है वो चौड़ा है, तो यहाँ से जो हमारा पहला पॉइंट था वो प्रूफ होता है। और जो इसका जी पॉइंट है वो आपका नीचा रहेगा और जो जीप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो आपका ऊंचा है। तो दोनों पॉइंट को कंसीडर किया जाता है किसी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए जब वो मूव करती है, कि उसके बेस की विड्थ कितनी है और उसका सीजी पॉइंट कितनी हाइट पर है। तो अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड। देखिए, अगर आपकी कोई बॉडी ऐसे मटेरियल से बनी है कि वो यूनिफॉर्म है और होमोजेनियस है, तो उस कंडीशन में जो उसकी डेंसिटी होगी या स्पेसिफिक वेट होगा वो पूरी बॉडी में कांस्टेंट होगा, एक समान होगा। ऐसी जब इस आपकी कंडीशन होती है तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। प्लेन फिगर जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्किल है या टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, ये सभी आपके 2D फिगर होते हैं, इनको हम प्लेन फिगर बोलते हैं। जब इनके न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं तो उसमें केवल हम एरिया को कंसीडर करते हैं, मास को कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जब क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे तो उन्हें सॉल्व करेंगे। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे इनका जो सेंटर ऑफ एरिया का पॉइंट होगा उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं और इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेमिना कहा जाता है। जैसे कि ये आप कुछ फिगर्स देख रहे हैं, जैसे ये आपका सर्किल है, तो सर्किल का जो सेंटर ऑफ एरिया यानी जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वही इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा। उसी तरह से जो रिंग है, इसका जो सेंटर ऑफ एरिया पॉइंट होगा यानी इसका सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। ये आपका स्क्वायर है, इसका जो सेंटर ऑफ एरिया पॉइंट होगा यानी इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। उसी तरह से ट्रायंगल है, सेंटर ऑफ एरिया का पॉइंट जो इसमें होगा वही इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो ये जो आपके प्लेन फिगर्स होते हैं इनका सेंटर ऑफ एरिया पॉइंट ही सेंट्रॉइड कहलाता है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो उस पर्टिकुलर एक्सिस पर ही लाई करेगा, उसी पर आएगा। जैसे कि हमारे पास एक टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन में हम देख रहे हैं ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जैसा हमें इधर फिगर मिल रहा है वैसा ही सिमेट्रिकल इधर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इस टी सेक्शन का सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ई सेक्शन है, ई सेक्शन में हम बीच में से एक्स एक्सिस को अगर डाल देते हैं तो हम देख रहे हैं ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इस ई सेक्शन का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो भी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें सेक्शन इस तरह के कुछ मिलेंगे जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे। तो आसानी से हमें डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है। उससे क्या होगा, जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो किसी लेमिना या प्लेन फिगर का हम किस तरह से सेंट्रॉइड या सीजी पॉइंट निकालते हैं ये समझते हैं। तो एक हमारे पास ये बॉडी है जिसमें तीन एरिया हमने लिए हैं A1, A2, A3। ये A1, A2, A3 पॉइंट लिए गए हैं इसमें और इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो रिस्पेक्टिवली हैं A1 के आपके x1, y1, A2 के x2, y2 और A3 के x3, y3। डायग्राम ये शो कर रखा है मैंने।
और जो इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है उसको जी से नोट किया है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x बार y बार। अब जो आपके x बार और y बार हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा वो x बार का फॉर्मूला होगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, और y बार के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो अगर हमारे पास कोई सेक्शन है उसमें अलग अलग एरिया हमें दिए गए हैं तो उस कंडीशन में हमें उन पर्टिकुलर सेक्शन को अलग अलग सेक्शन या एरिया में डिवाइड करना है और उन एरियाज का x और y एक्सिस में डिस्टेंस को निकालना है और उन पर्टिकुलर एरिया का हमें टोटल एरिया भी निकालना है और फिर x बार और y बार निकाला जाएगा। फॉर्मूला आपने x बार और y बार के लिए देख लिया है, a1 a2 a3 यहाँ पर टोटल एरिया है उस पर्टिकुलर सेक्शन का, और जो आपके x1 x2 x3 और y1 y2 y3 हैं वो x और y से डिस्टेंस है। ये दोनों फॉर्मूले ही यूज में लाए जाते हैं जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल करते हैं। तो कुछ कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए हम CG कहाँ पर लाई करता है आइए देखते हैं। तो कुछ आपको शेप के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। इन शेप्स के लिए x बार और y बार कहाँ पर लाई करता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि आगे ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो b है और जो उसकी हाइट है या जो विड्थ है वो d है। तो इसका जो CG पॉइंट होगा वो सेंटर में होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था इन फिगर्स का जो CG पॉइंट होता है वो उनका सेंटर ऑफ एरिया पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो इसका जो x बार होगा वो होगा b/2, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी b/2 और उसी तरह से यहाँ से जो y बार की डिस्टेंस होगी वो होगी d/2 और जो एरिया होगा वो होगा b इंटू डी, लेंथ इंटू विड्थ। नेक्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट h है और उसका बेस b है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा तो x बार लाई करेगा आपका b/3 पर, यहाँ से डिस्टेंस होगी वो होगी b/3 और यहाँ से ऊपर बाई डायरेक्शन में डिस्टेंस जो होगी y बार वो होगी h/3 और एरिया होगा हाफ इंटू b इंटू h। नेक्स्ट सर्किल के केस में जो सेंटर पॉइंट होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी d/2, जहां पर d है आपका डायमीटर y बार के केस में, और उसी तरह से y बार में भी d/2 पर ही लाई करेगा और जो एरिया होगा वो होगा πr², जहां पर r रेडियस है और r जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। नेक्स्ट सेमी सर्कल के केस में, सेमी सर्कल के केस में जो x बार होगा वो r पर लाई करेगा, यानी जो डिस्टेंस ये होगी वो रेडियस के बराबर होगी, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो हम जाएंगे पोजीशन देखेंगे बाई डिस्टेंस में तो y बार होगा 4r/3π और एरिया के लिए फॉर्मूला होगा πr²/2। नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल के केस में x बार और y बार के लिए फॉर्मूला कॉमन रहेगा 4r/3π और जो एरिया होगा वो होगा πr²/4। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।